नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 1 महीने बढ़ा दिया है। अब ये तारीख 30 नवंबर हो गई है। इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। इस आयोग को 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। वित्त आयोग मुख्य रूप से 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सेस के वितरण पर सिफारिश देगा। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपने की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई जा रही है। इस आयोग में 4 सदस्य हैं और सचिव ऋत्विक पांडे, 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी और एक आर्थिक सलाहकार उनकी सहायता करते हैं। ये आयोग केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के हस्तांतरण और राजस्व वृद्धि के उपायों पर भी अपनी राय देगा। इसके अलावा वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित निधियों के मैनेजमेंट और इनके फाइनेंस के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा भी करेगा। आरबीआई की 4 अक्टूबर से लागू व्यवस्था के बाद से बैंकों ने अब तक 1,49 लाख चेक्स को क्लियर किया। इनकी रकम 8.49 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही अगर चेक रिटर्न होता है तो वो आपको उसी दिन मिल जाएगा। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बताया कि इस सेंट्रल सिस्टम के जरिए चेक्स को क्लियर किया गया है। शुरुआती दिनों में हमें बैंकों और एनपीसीआई की केंद्रीय प्रणाली में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इससे ग्राहकों के खातों में रकम जमा होने में देरी हुई और कुछ चेक लौटे भी। एनपीसीआई ने कहा कि समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। आरबीआई ने 4 अक्टूबर से कुछ घंटों में ही चेक क्लियर करने की व्यवस्था शुरू की थी। जापान जाने वाले भारतीय जल्दी ही वहां एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने एनटीटी डेटा जापान से एक एमओयू किया है। एनटीटी डेटा जापान भुगतान इकोसिस्टम की अग्रणी कंपनी है और जापान के सबसे बड़े कार्ड भुगतान प्रोसेसिंग नेटवर्क का संचालन करती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाई देने और अपने अगले चरण के विस्तार के लिए फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप तमिलनाडु में करीब 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। ये राज्य की निजी क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी निवेश डील मानी जा रही है। इससे उच्च मूल्य वाली 14,000 इंजीनियरिंग नौकरियों का सृजन होगा। ये इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में कई स्थानों पर किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए का ये निवेश मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उच्च तकनीकी संचालन, मूल्यवर्धित मैन्युफैक्चरिंग और अनुसंधान और विकास एकीकरण पर केंद्रित होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के सदस्य देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके देश पर टैरिफ लगाएंगे। ये सब ब्रिक्स से बाहर हो रहे हैं। ब्रिक्स डॉलर पर हमला था और मैंने कहा अगर आप ये खेल खेलना चाहते हैं तो मैं अमेरिका में आने वाले आपके सभी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दूंगा। I would say that I'll leave that up to my economic people, but I like the dollar. I'm very strong on the dollar. And anybody who wants to deal in dollars, they have an advantage over people that aren't. But for the most part, we're keeping it that way. I think if Biden would have, Biden, that group would have gotten elected, meaning Kamala, you wouldn't have the dollar as your currency anymore. You wouldn't have a world domination by the dollar if I didn't win this election. And now the domination like BRICS. I told anybody wants to be in BRICS, that's fine, but we're going to put tariffs on your nation. Everybody dropped out. They're all dropping out of BRICS. BRICS was an attack on the dollar. And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the U.S. They said, like I said, we're dropping out of BRICS.
and BRICS is like they don't even talk about it anymore. Scott, you want to add to that, please? We're very happy with the current currency arrangement. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि भारत दुनिया के विकास का एक प्रमुख इंजन बनकर उभर रहा है। 2025 आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग से पहले आईएमएफ प्रमुख ने कहा कि मध्यम अवधि में वैश्विक विकास दर करीब 3% रहने का अनुमान है। ये महामारी से पहले 3.7% थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक विकास के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। खास तौर पर चीन की विकास दर में लगातार गिरावट हो रही है। वॉशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की सालाना बैठक में बोलते हुए जॉर्जिवा ने कहा कि बेहतर नीतिगत और बुनियादी बातों, निजी क्षेत्र की अच्छी परफॉर्मेंस, शुरुआती समय में टैरिफ का आशंका से कम प्रभाव और सहायक वित्तीय स्थितियों से देश आर्थिक मोर्चे पर सशक्त बना है। हालांकि जॉर्जिवा ने कहा कि टैरिफ का पूरा असर अभी सामने आना बाकी है। अमेरिका के बारे में बोलते हुए जॉर्जिवा ने कहा कि मार्जिन में कमी के कारण वहां कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। मौद्रिक नीति और विकास पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक लचीलेपन का अभी तक पूरी तरह से परीक्षण नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि सोने की बढ़ती मांग और आसान फाइनेंशियल कंडीशंस कमजोरियों को छिपा सकती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार और गूगल ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत विशाखापट्टनम में 87,520 करोड़ रुपए की लागत से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये 1 गीगावाट कैपेसिटी वाला सेंटर होगा जो एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का ग्लोबल हब बनेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल के साथ एमओयू पर कहा कि गूगल ने $15 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। डेटा सेंटर और एआई हब विशाखापट्टनम में बनाने का ऐलान किया गया है, जो एआई इंफ्रा को बढ़ावा देगा। आज गूगल ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है डेटा सेंटर एआई हब बनाने का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके विजन से, आपके प्रयासों से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू जी का। आपके एग्जीक्यूशन और विजन के कारण आज बहुत ही कम समय में ये सब संभव हो पाया है। ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर और एआई हब में होगा। हम सब जानते हैं कि एआई के कारण हमारी जिंदगी का हर एस्पेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, सब चीजों पे प्रभाव पड़ रहा है। सितंबर के महीने में थोक महंगाई दर में मामूली गिरावट देखी गई। इस दौरान खाने पीने की चीजों, ईंधन और मैन्युफैक्चरिंग की कीमतों में नरमी दिखी। इसके असर से थोक मूल्य सूचकांक घटकर 0.13% पर पहुंच गया। थोक महंगाई दर अगस्त में 0.52% और पिछले साल सितंबर में 1.91% थी। उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सितंबर में थोक महंगाई के पॉजिटिव रहने का कारण खाद्य पदार्थों, गैर खाद्य वस्तुओं, ट्रांसपोर्टेशन उपकरणों और कपड़ों की कीमतों में वृद्धि है। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की कीमतों में सितंबर में 5.22% की गिरावट देखी गई। अगस्त में ये कीमतें 3.06% कम हुई थी। इस दौरान सब्जियों की कीमतों में गिरावट हुई। ये गिरावट 24.41% तक थी। अगस्त में ये 14% थी। निर्मित वस्तुओं के मामले में मुद्रास्फीति घटकर 2.33% रह गई, जो अगस्त में 2.55% थी। ईंधन और बिजली के मामले में भी सितंबर में 2.58% की नकारात्मक मुद्रास्फीति देखी गई, जो पिछले महीने 3.17% थी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों पर कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत के साथ हमारा व्यापार $1 बिलियन से ऊपर का है और सांस्कृतिक और खेल के माध्यम से दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे और व्यापार में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ये थे बिजनेस वर्ल्ड के आज के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।